सर्दी का मौसम चल रहा था। अब सुबह देर से और दिन जल्दी ढलने लगे थे। अंकित और नितिन दोनों मेहरगढ़ पहली बार जा रहे थे। बस अड्डे से दोनों मेहरगढ़ जाने वाली बस पर सवार हो जाते हैं। कड़ाके की सर्दी की वजह से बस लगभग खाली ही जा रही थी। बस में बस 7 या 8 लोग ही सफ़र कर रहे थे। मेहरगढ़ जाने वाला रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता था, इसलिए बस ड्राइवर गाड़ी तेजी से चला रहा था, जिससे रात होने से पहले जंगल को पार कर सकें। जंगलों से गुजरते हुए बस करीब 4:30 बजे के आसपास एक ढाबे पर रुकती है। ये ढाबा इस जंगल के रास्ते पर एकमात्र ढाबा था। सभी यात्रियों से निवेदन है कि बस सिर्फ 15 मिनट ही यहाँ रुकेगी। जिसको चाय नाश्ता करना है या किसी को फ्रेश होना है तो हो लें, क्योंकि बस इसके बाद जंगल पार करने से पहले किसी भी हाल में नहीं रुकेगी। बस कंडक्टर कहकर ढाबे के अंदर चला गया। सभी के साथ अंकित और नितिन भी बस से उतर जाते हैं और ढाबे के अंदर जाकर चाय नाश्ता करते हैं। नितिन फ्रेश होने ढाबे के पीछे बने वॉशरूम में जाता है। बाहर निकलकर वो वहीं पीछे एक सिगरेट निकालकर पीने लगता है। बस कंडक्टर सबको चलने का इशारा करता है। सब बस में बैठ जाते हैं सिवाय नितिन के। ढाबे वाला भी जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। बस निकलने ही वाली होती है और नितिन का कुछ पता नहीं होता। अंकित बस को 1 मिनट के लिए रुकने के लिए कहता है। नितिन को वो बुलाने के लिए पीछे जाता है। अंकित जब पीछे जाता है तो नितिन जंगल की तरफ से आ रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? बस निकल जाएगी, जल्दी चल, समय बीत रहा है। और दोनों को ना आता देख बस ड्राइवर गाड़ी बढ़ा देता है। गाड़ी की आवाज़ से दोनों भागकर बाहर जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस आगे निकल चुकी थी। दोनों उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बस दूर जा चुकी थी। दोनों वापस ढाबे पर आ जाते हैं, लेकिन ढाबे का मालिक भी ढाबे को ताला लगा रहा होता है। दोनों को देखकर ढाबे का मालिक कहता है, अरे साहब, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बस तो निकल गई। जी, बस छूट गई। और यहाँ से दूसरी बस कितने बजे निकलेगी? नितिन ने पूछा। ढाबे का मालिक उन दोनों को आश्चर्य से देखते हुए कहता है, लगता है आप लोग नए हो, तभी तो आपको नहीं पता। अब यहाँ से कोई दूसरी बस सूरज उगने से पहले नहीं निकलेगी। यहाँ सूरज डूबने के बाद कोई नहीं आता। यहाँ रात में छलावे घूमते हैं। मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी निकल जाओ यहाँ से। कहकर ढाबे का मालिक अपनी साइकिल से निकल जाता है। क्या कहकर गया ये छलावा क्या होता है? अंकित ने पूछा। मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तेरी वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए। अंकित ने चिढ़कर कहा। नितिन ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही वो दोनों यहाँ पर फंसे हैं। सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा फैल गया। दोनों सड़क पर इस उम्मीद से चल रहे थे कि कोई तो मिलेगा जिससे वो मदद मांग लेंगे। इसी बीच अंकित को जंगल के बीच एक रोशनी दिखाई देती है। अंकित उस रोशनी की ओर इशारा कर नितिन से कहता है, नितिन, वो देखो, जंगल में रोशनी है, शायद उधर कोई गांव हो सकता है। चलो चलकर देखते हैं, शायद वहां रात भर रुकने के लिए कोई इंतजाम हो जाए। दोनों उस रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी उन्हें बीच जंगल में वही ढाबे का मालिक मिलता है। ढाबे के मालिक को बीच जंगल में देखकर नितिन और अंकित चौंक जाते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकित ने पूछा। आपने तो कहा था कि यहाँ रात में कोई नहीं रहता, फिर आप क्या कर रहे हैं? नितिन ने अंकित की बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। मैं तो तुम लोगों के पास ही आ रहा था, मुझे लगा तुम लोग कहाँ भटकोगे इस रात में, इसलिए मैं अपने गांव ले जाने के लिए यहाँ आ रहा था तुम दोनों को। अब तुम लोग बेकार की बातों में टाइम मत बर्बाद करो, मेरे पीछे आ जाओ। दोनों उस ढाबे मालिक के पीछे पीछे चल देते हैं। आपने तो कहा था कि इस जगह पर छलावे घूमते हैं, ये छलावा क्या होता है? छलावा उन्हें कहते हैं जो किसी का भी रूप लेकर लोगों को अपने साथ ले जाकर उन्हें मार डालते हैं। ढाबे वाले की बात सुनकर नितिन और अंकित थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें इन बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन अकेले जंगल के बीच उन्हें थोड़ा डर जरूर लगने लगा था। ये गांव के काफी पास पहुंच गए थे। तभी अंकित को वहां एक पेड़ की ओट से इन्हें कोई देखता हुआ आदमी दिखता है, जो उन्हें इशारे से ढाबे वाले के साथ जाने से मना कर रहा था। अंकित को ये देखकर आश्चर्य होता है और वो नितिन को उस ओर देखने के लिए कहता है। वो आदमी अब भी उन्हें आगे जाने से मना कर रहा था। ढाबे का मालिक आगे चल रहा था। किसी अनजान डर की वजह से अंकित और नितिन अपनी चाल धीमी करके उस पेड़ वाले आदमी की ओर मुड़ जाते हैं और चुपचाप उसके पास पहुंच जाते हैं। ढाबे का मालिक अपनी ही लय में आगे निकल जाता है। अब तक रात के 12 बज चुके थे। नितिन और अंकित को गर्म कपड़े होने के बावजूद ठंड लगने लगे थे और इतनी देर से चलने की वजह से वो लोग थक भी गए थे। वो दोनों उस आदमी के पास पहुंचकर कहते हैं, तुमने हमें उसके साथ जाने से रोका क्यों? अंकित ने पूछा। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक छलावा है, उस आदमी ने कहा। नितिन और अंकित ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन वो तो ढाबे का मालिक था, हम उससे पहले भी मिल चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? छलावा ऐसे ही होता है, वो किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं, जैसे वो तुम्हें ढाबे वाले का रूप लेकर छलने आया है। नितिन और अंकित को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। अब उन्हें उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। इसी कश्मकश के बीच अंकित और नितिन उसे वहीं छोड़कर ढाबे वाले के पीछे चल देते हैं। वो आदमी उसके पीछे ना जाने के लिए कहता रहा, लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं सुनी और जल्द ही ढाबे के मालिक के पास पहुंच जाते हैं। अंकित पीछे मुड़कर देखता है, वो आदमी अब भी उन्हें ही देख रहा था। गांव पहुंचकर वो दोनों उसके घर में रुक जाते हैं। रात गहराने के साथ नितिन और अंकित को अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। जैसे ही अंकित और नितिन कमरे से बाहर आने वाले होते हैं, वो बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं और डर के मारे कांप जाते हैं। हर जगह उन्हें खून ही खून नजर आता है और वो ढाबे वाला दूर बैठकर जानवर की हड्डी चबा रहा था, जिससे बड़ी ही भयानक आवाज आ रही थी। ढाबे वाला नितिन और अंकित की ओर पीट करके बैठा हुआ था, जिसकी वजह से नितिन और अंकित को वहां से भागने का मौका मिल गया और वो दबे पांव वहां से निकलने लगते हैं। जब दोनों उस घर से कुछ दूर पर आते हैं, तब वो दोनों पीछे पलटकर घर की ओर देखते हैं। उन्हें ढाबे वाले की शक्ल में कोई और ही दिखता है, जो काफी भयानक लग रहा था।
नितिन और अंकित वहां से भागने में अपनी भलाई समझते हैं और वो दोनों बिना पीछे मुड़े वहां से जंगल की ओर भाग जाते हैं। जंगल में पहुंचकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। आज तो बच गए, वरना पता नहीं क्या होता हमारे साथ। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। हम इस समय में जाएंगे कहाँ? पहले इस जंगल से बाहर निकलते हैं नितिन। वैसे भी 3 बजने वाला है, कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी और हमें बस मिल जाएगी। अंकित की बात मानकर नितिन भी जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर निकलना चाहता था। तभी दोनों को अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। दोनों घबराकर पीछे मुड़ते हैं तो वही आदमी मिलता है जिसने उन्हें आगे जाने से मना किया था। बहुत किस्मत वाले हो तुम दोनों, जो उस गांव से जिंदा वापस आ गए। नितिन और अंकित को देखकर वो आदमी बोला, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक छलावा था। लेकिन तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? नितिन ने पूछा। मैं यहीं पास ही में रहता हूँ और भटके हुए मुसाफिरों को राह दिखाता हूँ। जो मेरी बात मान जाते हैं वो जिंदा रहते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो छलावा की भेंट चढ़ जाते हैं। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, सुबह होने के बाद चले जाना। नितिन और अंकित उस आदमी के पीछे चल देते हैं, लेकिन उन्हें उस आदमी से भी हल्का डर लग रहा होता है। फिर भी दोनों उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। उस आदमी के घर पहुंचकर दोनों उससे छलावे और उस गांव के राज को जानने की कोशिश करते हैं। ये गांव और छलावे का राज क्या है, और तुम इनके साथ कैसे रह लेते हो? नितिन ने पूछा। छलावा कोई और नहीं, बल्कि इस गांव में रहने वाले वो लोग हैं जिनकी बलि गांव के ही लोगों ने या फिर तांत्रिक क्रिया के दौरान दे दी गई थी। लेकिन वो क्रिया अपने में ही कभी सफल नहीं हो पाई और मारे गए लोग प्रेत आत्मा बन गए और उन्हें पूरा गांव खत्म कर दिया। जो जिंदा बच गए वो गांव छोड़कर भाग गए और गांव पूरा वीरान हो गया, शापित। अब वो प्रेत आत्माएं छलावा बनकर रात में घूमते हैं और जो भी इस तरफ रात में आता है वो उन्हें मार डालते हैं। सारा राज जानने के बाद दोनों आराम करने लग जाते हैं। थके हुए होने की वजह से उन दोनों की आंख लग जाती है। अचानक अंकित की नींद खुलती है और वो बाथरूम चला जाता है, और जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो दरवाजे के अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। नितिन का सर फर्श पर पड़ा था और वो आदमी उसके पास बैठा उसका मांस चबा रहा था। अंकित खुली आंखों से ये सब देख रहा था। उसकी आवाज़ उसके गले में दब कर रह गई थी। अंकित धीरे धीरे पीछे होकर सीढ़ियों से नीचे आता है और घर से बिना आहट किए निकल जाता है। बाहर आसमान नीला होना शुरू हो गया था। अंकित वहां से भागने में कामयाब हो गया था। वो जंगल से बाहर निकल आता है और मेन रोड पर आ जाता है। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। अंकित वहीं जमीन पर बैठकर रोता रहता है। नितिन की मौत का दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सुबह हो चुकी थी। ढाबे का मालिक अपनी साइकिल से वहां से जा रहा होता है। अंकित पर नजर पड़ते ही वो अपनी साइकिल उसके पास रोकता है। तुम तो वही हो ना जिसकी बस छूट गई थी? तुम्हारे साथ एक और आदमी था, वो कहाँ है? छलावा ने उसे मार दिया। अंकित वहीं बैठे हुए जवाब देता है। ढाबे का मालिक और अंकित दोनों उस जगह पर वापस जाते हैं, लेकिन वहां किसी का नामो निशान नहीं मिलता और ना ही वो घर। ढाबे का मालिक अंकित को सांत्वना देता है
और फिर दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। उसी समय मेहरगढ़ जाने वाली बस गुजरती है। अंकित बस रुकने का इशारा करता है। बस के रुकते ही अंकित उसमें चढ़ जाता है और बेहद दुखी मन से वो वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम मनीष है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं चॉकलेट बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करता था। दिन भर में मुझे 30 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था और अलग अलग लोगों से मिलकर हमारी प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना होता था और माल पहचानना होता था। कभी कभी एजेंसी का मालिक मुझे बाइक देता और कभी कभी रिक्शे का भाड़ा दे देता था। 3 महीने पहले एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई। तब से मैं खौफजदा हो गया और डर के मारे मैंने बिस्तर ही पकड़ लिया। हुआ ये था कि रोज की तरह सुबह मैं पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगा। वहाँ से मैंने ऑटो रिक्शा पकड़ा और फिर अपने काम पर निकल गया। उस दिन मुझे लौटते हुए थोड़ी रात हो गए थे। रात के यहीं कोई 9-10 बज रहे होंगे। मैं वापस से ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगा। तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा उसके अंदर सफ़ेद कपड़ों वाला, घुंघराले बालों वाला, काला सा अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है? मैंने उसे अपने घर का पता बताया तो उसने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठ तो गया, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो उसके साथ जाने से। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप बजाने लगा। वो कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक बजा रहा था और रास्तों में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो रिक्शा निकालते हुए आगे बढ़ रहा था और मंदिरों की तरफ देखकर गुस्से से चिल्ला देता था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। ये देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ है या तो ये पागल है। मैंने फौरन ही उसे ऑटो रिक्शा रोकने को कहा, क्योंकि अब मुझे उसके साथ डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा, भैया ब्रेक नहीं काम कर रहा, चुपचाप बैठे रहो। मैं चालू रिक्शा में चिल्लाने लगा। वो इंसान पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और फिर वो बुरी तरह से अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मुझे घूरने लगा और बोला, चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें यहीं से अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर मैं सुन पड़ गया। मेरी ज़बान हलक से नीचे उतर गई। अब मैं उस रहस्यमय आदमी के हवाले था। वो मुझे घंटों तक सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शा से घुमाता रहा और अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घूमा। तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं? तुम मेरे किसी काम के नहीं। उतर के भाग जा मेरी ऑटो रिक्शा से, वरना यहीं निकल जाऊंगा। मैं उस ऑटो रिक्शा से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर जाम हो गए थे और सांसें थम सी गई थी। एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह वहीं लाचार बैठकर मैं कराह रहा था और उसे सुने जा रहा था। उसने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए अंगूठियों से भरा हुआ पंजा मेरे सिर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलकर रोड पर जा गिरा और बेसुध हो गया। जब मेरी आंख खुली तो तब तक सुबह हो चुकी थी। मैं वहीं फुटपाथ पर पड़ा था। अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 9 बज चुके थे और बस स्टैंड पर लोग खड़े नफरत और धिक्कार भरी नज़र से
मेरी तरफ देखे जा रहे थे जैसे मैं कोई शराबी हूँ और पीकर रोड पर गिरा पड़ा हूँ। मुझ में उठने की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाया और वो मुझे वहाँ से उठाकर मेरे घर ले गया। आज भी मैं डर के साए में ही हूँ और एक ही डर सताता रहता है कि कहीं फिर से उस ऑटो रिक्शा वाले से मेरा सामना ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात 1952-53 की है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिल रही थे। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है। अगर चाहें तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वो पुराने डाक बंगले में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलें उन्होंने दीवार पर टिका दी और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को लाए खाने को उन्होंने खाया और फिर सो गए। उनमें से एक जे.एन. सिंह, उसे नींद नहीं आ रहे थे। उसने सिगरेट जलाई और कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वो चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। दूसरे लोग जब तक उठे तब तक वो हाथ गायब हो गया। उसने सबको इस घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम होगा या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह पर कभी कभी ऐसा एहसास होता है। और उन्होंने उसे सो जाने का दिलासा दिया। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर से सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। अगली सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां ही मिले, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर वो ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो खाना खाकर चुपचाप सो गए। जे.एन. सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रहे थे। वो उस हादसे के बारे में ही सोच रहे थे। तभी एक झपकी लगी। आंख खुले तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रहे थे। वो चिल्लाए, सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि अगर मैं चिल्लाता नहीं तो वो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज अब तक आ रहे थे। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है। उसके बाद उस रात वो सभी सो नहीं पाए। अगले दिन वो लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि शिकार पर। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर आप लोग ठहरे कहाँ पर हैं? तो उन्होंने सब कुछ बताया। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा, कब से ठहरे हैं? तो उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा, 2 दिनों से आप लोग वहीं पर हैं और अब तक जिंदा हैं? क्या मतलब? मतलब यह कि साहब वो
बंगला भूतिया है। वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। क्या? किसकी आत्मा है वो? वो एक केयर टेकर की बेटी की आत्मा है। एक बार केयर टेकर बहुत बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने की वजह से उसकी बेटी उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसे मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भोला भटका अगर ठहरा तो लड़की की आत्मा उसे मार डालती है। बंगला भूतहा हो गया। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार है तो गांव में चले आइए। ये सब सुनकर उन लोगों की हक्की बक्की जाम हो गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब भी सच हो सकता है। खैर, उन्होंने कल रात तो ये सब देख ही लिया था। उसके बाद वो लोग उस बंगले में और नहीं रुके और फिर वहाँ से निकल गए।